नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का दीर्घ टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज के बारे में, जो कि लेखपाल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन। तो पंचायती राज की बात करें तो यह भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन की बात की गई, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। उसके बाद अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 क से लेकर और 243 यह 6 तक जो है कि इसका वर्णन किया गया। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज है, क्या प्राचीन काल में भी इसके कहीं साक्ष्य मिलते हैं? तो हाँ, हम कहते हैं जो चोल साम्राज्य था वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है कि जहाँ पर निचले स्तर पर भी लोगों को सत्ता में सहयोग मिलता था। और बात करें आधुनिक में तो लॉर्ड रिपन ने जो है कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को चालू किया था। अब आइए देखते हैं आगे। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया था, जिससे कि स्थानीय लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले और स्थानीय लोग भी जो है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। तो इसके लिए जो है कि अमेरिका के तर्ज पर यहाँ पर ब्लॉक मॉडल बनाया गया और उसके जो सबसे बड़े अधिकारी थे BDO, उनको ये कार्यभार सौंपा गया कि किस प्रकार से आप जनता को जो है सत्ता में भागीदारी लाने का कार्य करिए। लेकिन ये एक नौकरशाही के हाथों में रहने के कारण असफल हुआ या सफल नहीं हो पाया। उसके बाद इसी तरह समय आगे बढ़ता रहा और 1956-57 में इसकी आवश्यकता सरकार को लगने लगी कि किस प्रकार से विकास के कार्यक्रम को हम निचले स्तर तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने एक बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि समिति क्या होती है? तो किसी भी विषय पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उस विषय के विशेषज्ञों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिसे हम समिति कहते हैं। तो उसी प्रकार से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इस समिति से कहा गया कि आप बताइए कि किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, निचले स्तर के लोग हैं, उनको सत्ता में भागीदारी दिया जाए। तो इन्होंने जो है कि अपने निर्णय में क्या कहा, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की कि अगर सत्ता में भागीदारी देना है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना है, तो इन्होंने तीन स्तर बताए, 3 स्तरीय व्यवस्था बताई। पहला बताया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाया जाए, जिसका प्रमुख प्रधान को बनाया जाए। क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत बनाई जाए, जिसके प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख बनाया जाए। और जिला स्तर पर जिला पंचायत बनाया जाए, जिसके प्रमुख को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाए। तो बलवंत राय मेहता ने इन त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की, जो कि वर्तमान में लागू है। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू, इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं और कुछ बातें। ये लागू कहाँ हुआ? ये जो व्यवस्था इन्होंने बताई, इसको 2 अक्टूबर 1959 में लागू भी कर दिया गया। राजस्थान के नागौर जिला में ये लागू हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश लागू किया। उसके बाद धीरे धीरे लगभग पूरे देश में लागू हुआ। कुछ राज्यों ने इसको लागू किया तो कुछ राज्यों ने इसको नहीं लागू किया। ये जो है योजना असफल हो गई। असफल होने के कारण ये थे कि ये जो पंचायत थी, इसको कोई प्राधिकार नहीं दिए गए थे, अर्थात इसके पास कोई अधिकार नहीं थे कि ये विकास किस प्रकार से करे, और न ही इसके पास वित्तीय अधिकार थे, न इसके पास
वित्त की व्यवस्था थी जिसको लगाकर ये ग्राम का विकास कर सके, तो इसीलिए ये असफल हो गई। ना इसको कोई संवैधानिक अधिकार था कि जिसके माध्यम से इसको कड़ाई के रूप से पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। तो किसी प्रदेश ने लागू किया, किसी ने नहीं लागू किया, इसके पास कुछ अधिकार भी नहीं थे, वित्तीय अधिकार भी नहीं थे, तो ये योजना जो है पूरी तरह से असफल हो गई। उसके बाद 1977-78 का समय आता है और उस समय बनती है जनता सरकार। तो जनता सरकार को भी ये कभी महसूस होती है कि निचले स्तर लोगों को भी सत्ता में भागीदारी देना जरूरी है, तो उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया। क्या किया? अशोक मेहता समिति का गठन किया। तो अशोक मेहता समिति ने अपना निर्णय दिया कि द्विस्तरीय व्यवस्था की बात इन्होंने की कि कई गांवों को मिलाकर जो है एक मंडल पंचायत बना दिया जाए और एक जिला पंचायत बना दिया जाए। अब इस निर्णय पे कुछ बात होती, उससे पहले ही जनता सरकार चली जाती है। उसके बाद फिर उसी बीच में एक समिति का गठन होता है 1985 में, JVK राव समिति का गठन। तो इस समिति का गठन मुख्य रूप से हुआ था कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए। JVK राव समिति जो थी, इसका गठन हुआ था कि गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए, इस पे आप अपना निर्णय दीजिए, इस पे आप अपना विचार दीजिए। तो इन्होंने निर्णय दिया कि सबसे पहले तो हमें जो है कि पंचायतों को सशक्तिकरण करना होगा, अर्थात पंचायतों को मजबूत बनाना है। उसके बाद ही हम गरीबी को जो है कि गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं या गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए पंचायतों के शक्तिकरण के लिए फिर 1987 में एक सिंधवी समिति बनती है। कौन सी समिति? सिंधवी समिति बनती है। और इनसे कहा जाता है कि भैया ये बताइए कि किस प्रकार से हम जो है कि पंचायतों को मजबूत बनाएं, अर्थात उसका सशक्तिकरण करें। तो इन्होंने अपना निर्णय दिया कि आप एक काम करिए कि इसको जो है संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, तो ये अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए फिर 1988 में जो है कि थुंगन समिति का गठन होता है। 1988 में थुंगन समिति का गठन होता है और थुंगन समिति कहते हैं कि एक संविधान संशोधन आप करिए, 73वां संविधान संशोधन करिए, जिसके अनुसार आप ग्राम पंचायत, मगर जिसके अनुसार जो है कि आप ग्राम पंचायत व्यवस्था को जो है कि पंचायती व्यवस्था को लागू करिए, तेजी नगर पंचायत नहीं, पंचायती व्यवस्था। तो इन्होंने कहा कि 73वां संविधान संशोधन करिए, पंचायती व्यवस्था लागू करिए और 74वां संविधान लगा करके नगर पालिका की जो व्यवस्था करिए। तो 73वां संविधान संशोधन होता है थुंगन समिति के सिफारिश पर, और 1992 में जो कि ये नियम लागू हो जाता है। लेकिन 24 अप्रैल 1993 वह डेट तय की जाती है कि इस दिन तक जो है कि पंचायती व्यवस्था लागू की जाएगी, और 1 जून 1994 वह डेट तय की जाती है कि नगर पालिका का जो नियम है वह पूर्णतः लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो पंचायती राज्य के लिए सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता समिति का निर्माण होता है, बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद JKV राव समिति, उसके बाद फिर सिंधवी समिति, उसके बाद थुंगन समिति। तो इन समितियों को भी याद रखना है कि ये समितियां कब कब निर्माण हुई और इनका जो है कि निर्णय क्या था। उसके बाद आइए हम आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज का प्रारूप क्या था। तो जैसे 73वां संविधान हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या हो गया कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब तक 10 अनुसूचियां थी, तो 73वां संविधान के संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर पंचायत को जो है कि ग्राम पंचायत को 29 प्राधिकार दे दिए गए। 29 प्राधिकार का मतलब कि जैसे स्वास्थ्य पे आप कुछ कार्य कर सकते हैं, शिक्षा पर कार्य करिए, सफाई पर कार्य करिए, पेयजल पर कार्य करिए, पशुपालन पर, इस प्रकार इनको 29 प्राधिकार दिया गया। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायत को जो है कि 29 प्राधिकार दे दिए गए। कितने? 29 प्राधिकार दे दिए गए। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और भी बातें की गई
कि जैसे अनुच्छेद 243 में हम लोग क्या पढ़े थे कि अनुच्छेद 243 क से लेकर और अनुच्छेद 243 या 6 तक जो है कि पूरे पंचायत राज की व्यवस्था की बात की गई है। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 243 घ में आरक्षण की बात की गई। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 243 घ में आरक्षण की बात की गई। इसमें कहा गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, मतलब कि जितनी भी सीट होगी उसमें 33% महिलाओं के लिए फिक्स किया कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कहा गया इसमें कि एससी और एसटी को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। और तीसरा क्या है कि ओबीसी का आरक्षण जो राज्य की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, राज्य जो है अपने हिसाब से ओबीसी का आरक्षण देगी। उसके बाद अनुच्छेद 243 झ के अनुसार वित्त की बात की गई। इसमें कहा गया कि राज्य जो है एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा और वित्त आयोग जो है इस ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देगा, जिससे कि वो ग्राम स्तर पर जो है कि विकास कर सके। तो क्या यहाँ ध्यान रखना है कि 243 में क्या व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण, एससी एसटी को उनके जनसंख्या के आधार पर और ओबीसी का आरक्षण जो है कि राज्य पर छोड़ दिया गया। अनुच्छेद 243 झ में जो है कि वित्त की बात की गई। और उसके बाद अनुच्छेद 243 ट में 243 ट में यह कहा गया कि राज्य जो है एक निर्वाचन आयोग का गठन करेगा। राज्य जो एक निर्वाचन आयोग का गठन करेगा कि जो है कि एक निश्चित समय अंतराल पर इनका जो है कि चुनाव कराता रहे। तो 3 चीज़ याद करती है, अनुच्छेद 243 घ के अनुसार आरक्षण, अनुच्छेद 243 झ के अनुसार वित्त की व्यवस्था और अनुच्छेद 243 ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। उसी प्रकार से 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया कि शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें में कौन सी जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और इसमें 12वीं जोड़ी गई। और इसको 18 प्राधिकार दिए गए थे और उसको कितने दिए गए थे, 29 प्राधिकार दिए गए थे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब उसमें क्या कि अनुच्छेद 243 9 के अनुसार इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और उसमें किस में की गई थी, घ के अनुसार। इसमें भी वही बात की गई कि महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए, एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे दीजिए और ओबीसी जो है राज्य की मर्जी पर छोड़ा गया। फिर 243 म में राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था करेगा और ग्राम पंचायतों में किसमें, झ के अनुसार जो है वित्त आयोग की व्यवस्था करेगा, किसमें, ग्राम पंचायत में। अब अनुच्छेद 243 य में जो है कि राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करेगा और उसमें क्या है, ट में यही बात कही गई है कि राज्य एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करेगा। तो इसमें 9 म य और उसमें घ झ ठ, इस 3 बातों को याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कुछ आगे कि पंचायती अधिनियम जब 1994 में लागू हुआ तो इसकी किस प्रकार से लागू हुआ। तो ये वही प्रकार लागू हुआ जो बलवंत राय जी ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायत में देखिए 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होता है प्रधान और एक होता है वार्ड सदस्य। और इनको जो है कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अगर किसी 1000 से कम संख्या ग्राम सभा में तो दूसरी ग्राम सभा को जोड़कर जो पूरी जनसंख्या 1000 बना ली जाती है। और जो ये प्रधान ये सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और वार्ड सदस्य जो है ये भी सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। किसी भी ग्राम पंचायत में 15 वार्ड सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब दूसरा है क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत में बीडीसी, जो बीडीसी होते हैं इनको सीधे जनता चुनती है और बीडीसी को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 2000 की जनसंख्या का एक क्षेत्र बना दिया जाता है और उस क्षेत्र में जो एक बीडीसी चुनाव लड़ता है। अब ये बीडीसी जनता द्वारा चुन लिए जाते हैं। अब एक डेट फिक्स की जाती है बीडीसी, इन्हीं बीडीसी में जो है कि ब्लॉक प्रमुख का एक उम्मीदवार बन जाएगा और सभी बीडीसी एक ब्लॉक के अंतर्गत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इनको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये सभी मिलकर
एक ब्लॉक प्रमुख को चुन लेते हैं जो कि क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होता है। अब हम बात करते हैं जिला पंचायत की। तो जिला पंचायत में जो कि जिला पंचायत सदस्य होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो ये जो जिला पंचायत सदस्य हैं इनको चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 50,000 की जनसंख्या का क्षेत्र होता है, वो निर्धारित कर लिया जाता है, जो कि निर्वाचन आयोग से परिसीमन करके उसको निर्धारित किया जाता है। और जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनको जनता चुनती है और फिर एक डेट फिक्स करके इन्हीं जिला पंचायत में से कुछ सदस्य अपना नामांकन करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। और फिर ये जितने जिला पंचायत सदस्य होते हैं सभी ये इनको चुन लेते हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो है इसका प्रमुख बन जाता है। तो इन बातों को हमको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए सभी स्टेज में, किसी भी स्टेज में, या तो ग्राम पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में या जिला पंचायत में, जिसमें भी हो तो उसकी आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव जो चुनता है वही लाता भी है, अर्थात मतलब जो जिसको, जैसे प्रधान को जनता वापस ला सकती है अविश्वास करके, ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी वाले ला सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य जो अभी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्त हैं कि 2 वर्ष बाद ही, मतलब चुनाव होने के 2 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 6 माह पूर्व नहीं लाया जा सकता है जब कार्यकाल समाप्त होने वाला है। मतलब अगर कार्यकाल समाप्त होने में 6 महीना बाकी है तब अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। चुनाव की अधिसूचना जो है राज्यपाल जारी करता है, लेकिन ये चुनाव आयोग की सलाह पर ही जारी करता है। अब आइए देखते हैं नगर पालिकाएँ। तो नगर पालिकाएँ जो जनसंख्या के आधार पर इनको विभाजित किया गया, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो जहाँ की जनसंख्या 30,000 से, जो भी शहरी क्षेत्र है और जहाँ की जनसंख्या 30,000 से 1 लाख के बीच में है, वहाँ पर नगर पंचायत की व्यवस्था की गई। और यहाँ पर सभासद या पार्षद होते हैं, एक उम्मीदवार, और दूसरे उम्मीदवार जो होते हैं चेयरमैन होते हैं। दूसरे उम्मीदवार कौन होते हैं? चेयरमैन। और ये दोनों जो है जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुन लिए जाते हैं। अब नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख से 5 लाख की जहाँ जनसंख्या होती है वहाँ नगर पालिका होती है। और यहाँ पर भी सभासद या पार्षद होते हैं और दूसरा का जो है चेयरमैन होता है। इनको भी सीधे जनता द्वारा चुन लिया जाता है। अब बात करते हैं नगर निगम की। तो नगर निगम में जहाँ 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ नगर निगम होता है और यहाँ पर सभासद होते हैं। यहाँ पर जो है आपके सभासद होते हैं और मेयर होते हैं। ये दोनों डायरेक्ट जो है कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनकी भी आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो इस प्रकार हम लोग पंचायती राज को जो है पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे कुछ इस पे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पहला प्रश्न है आपका 71वें, 72वें, 73वें या फिर 74वें। तो बताना इसमें कि किस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो किसके? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है कि पंचायती राज का, और 74वें के अनुसार नगर पालिका का जो है कि दर्जा दिया गया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न करता है कि 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है? 73वां जो संविधानिक संशोधन है इसका संबंध किससे? पंचायत राज से है, मुद्रा विनिमय से है, वित्त आयोग से है या फिर भारतीय रिजर्व बैंक से है? तो साधारण सी बात है कि 73वां किससे है? पंचायत राज से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस संविधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो बताना है किसमें? तो 72वां संविधान संशोधन नियम, 71वां संविधान संशोधन नियम, 73वां संशोधन अधिनियम या फिर 78वां संशोधन अधिनियम। तो किसके अनुसार लागू किया गया पंचायती राज? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था, किसके अनुसार दिया था? तो 73वां के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई? 1/5, 1/7, 1/3 या फिर 1/4? तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि 33%। तो 33% का मतलब क्या? 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल यहाँ पर सही होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न करता है कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रण करता है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या फिर कोई विकल्प सही नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? नगर पालिका जो है, नगर प्रशासन कौन से प्रकार के छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? इसमें आपका हो जाएगा नगर पालिका परिषद। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस भाग को सम्मिलित किया था? तो बताना इसमें किसको सम्मिलित किया था? इसमें किसको किया था? भाग कौन सा सम्मिलित किया था? भाग 9। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल यहाँ पर सही होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो यहाँ इसका निर्देश कहाँ दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व में। और अभी हम लोग पढ़े थे कि किस में? अनुच्छेद 40 में जो है कि नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो किसमें दिया गया है कि पंचायतें जो? तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई है। ये नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको कहा गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में शामिल हैं। इसमें बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या शामिल किया गया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या शामिल किया गया था? तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। 1 मिनट। एक मिनट सर। तो चलिए जो है कि आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसके लिए जो है कि सॉरी।